नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं सक्सेस स्क्वायर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर। तो पहली क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में समझाया था कि किस टॉपिक में कौन सी चीजें हमें कवर करनी है और किस किस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। वो सारी बातें हम कर चुके हैं। आज हमारी ये दूसरी क्लास है जिसमें हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो टॉपिक आप जैसा कि देख पा रहे हैं, टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। तो कंप्यूटर का कैसे डेवलपमेंट हुआ वो सारी चीजें हम आज समझने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जो वर्ड कंप्यूटर है, पुराने समय में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर उस व्यक्ति को कहा जाता था जो फास्ट कैलकुलेशन करता है। कंप्यूटर उस पर्सन को कहा जाता था जो फास्ट कैलकुलेशन करता है। ठीक है, तो द वर्ड कंप्यूटर इन अर्लियर टाइम्स मीन्ड अ पर्सन हु परफॉर्म्ड कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन। जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता था उसे कंप्यूटर कहा जाता था। लेकिन समय गुजरता गया, साल गुजरते गए, उसके बाद डेफिनेशन भी चेंज हो गई। समय गुजरा, साल बदले, डेफिनेशन भी बदल गई कंप्यूटर की, और कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई कि कंप्यूटर इज अ मशीन। ये एक मशीन है दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन, जो गणना करने का काम करता है। ठीक है, तो समय के साथ डेफिनेशन में क्या बदलाव आया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कैलकुलेशन से संबंधित काम करती है। ठीक है, ये याद रखने। इट कैन परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ये हर प्रकार की गणना करने में सक्षम होता है, कैलकुलेशन करने में सक्षम होता है, चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या लॉजिकल कैलकुलेशन हो। ठीक है, अब तो हम बहुत आगे निकल गए हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का टाइम आ गया है। वो चीजें धीरे धीरे क्लास आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ये कंप्यूटर परफॉर्म करता है और ये कंप्यूटर एक मशीन है। क्लियर है? ये जो डेटा है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई भी निर्देश देते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर से हमें कोई काम करवाना है, तो काम करवाने के लिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, निर्देश देंगे। तो कंप्यूटर क्या करता है, ये डेटा को एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ डेटा क्या है, तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, यानी कि ये एक कच्ची इंफॉर्मेशन है जो इधर उधर बिखरी हुई पड़ी होती है। ये एक कच्ची इंफॉर्मेशन है जो इधर उधर बिखरी हुई पड़ी होती है। ठीक है, तो इट कैन एक्सेप्ट डेटा, फिर उसके बाद स्टोर करेगा डेटा को स्टोर भी करेगा और फिर रिट्रीव करेगा, यानी कि प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? रिट्रीव करेगा, यानी कि प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो समझ आ गया। उसके बाद ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? तो हमें अभी क्या समझ आया कि कंप्यूटर प्राचीन समय में उस व्यक्ति को कहते थे जो कैलकुलेशन का काम करता था, लेकिन साल बदलते गए, समय बदलता गया, कंप्यूटर की डेफिनेशन चेंज हो गई। क्या हो गई? कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है जो हर प्रकार की कैलकुलेशन करता है, चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या लॉजिकल ऑपरेशंस हो। दोनों प्रकार की गणनाएं कंप्यूटर करता है और कंप्यूटर डेटा को एक्सेप्ट करता है, यानी कि स्वीकार करता है। जैसे हमने कीबोर्ड से 2+2 और एंटर कर दिया तो कंप्यूटर ने एक्सेप्ट कर लिया 2+2 को, फिर उसको प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा। उसके बाद यहां प्रोसेस और स्टोर करेगा और लास्ट में आउटपुट आपको दिखा देगा 4। आपने क्या दिया? 2+2। ऐसा कीबोर्ड से आपने की प्रेस किया और फिर अब अंदर क्या हो रहा है? अंदर इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। अंदर इसकी प्रोसेस हो रही है, मतलब 2+2 को 4 बनाया जा रहा है। 2+2 को 4 बनाना यानी कि प्रोसेस होना। उसके बाद इसको स्टोर कर लेगा वो, क्योंकि इतनी मेहनत की है उसने 2+2 4 करने में, तो वो बेकार ना चली जाए, इसलिए वो इसको स्टोर कर लेगा। लास्ट में आपको आउटपुट दिखा देगा। आउटपुट का मतलब है रिजल्ट। और आउटपुट आप कहां देख पाते हैं? आप कंप्यूटर की मॉनिटर पर आउटपुट देख पाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये सिंपल है। चार्ल्स बेबेज जो है, इन्हें कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 मशीन बनाई थी। 1882 में डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन बनाई और 1834 में एनालिटिकल इंजन नाम की मशीन बनाई।
चार्ल्स बेबेज ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कंप्यूटर बनाया, और उस कंप्यूटर का नाम क्या था? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ये आप देख पा रहे हैं, ये डिफरेंस इंजन की इमेज है और ये एनालिटिकल इंजन की इमेज है। ये भी कैलकुलेशन करने का काम करता था, इसलिए इसको कंप्यूटर नाम दिया गया। ठीक है, चार्ल्स बेबेज मना करता है, मैं टिक लगा दूं तो एक और फादर है। हाँ जी, आज से एक और फादर है। नहीं, चार्ल्स बेबेज है, उसके बाद कई इनकी टीम में मेंबर थे जिन्होंने सपोर्ट किया था। नहीं नहीं नहीं, कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज ही है। अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स में आप देख सकते हैं, तो वहां पे कंप्यूटर का फादर, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ये दो कंप्यूटर बनाए, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। आज के हिसाब से तो ये कंप्यूटर नहीं लग रहे हैं आपको, लेकिन तब के हिसाब से ये बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। ठीक है, तो ये याद रखना है, यही आंसर है। आप पिछले साल के पेपर भी देखेंगे ना, तो उसमें करेक्ट आंसर यही है, चार्ल्स बेबेज, है ना। देख लीजिएगा, हो सकता है कंप्यूटर के फादर के अलावा उनकी कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो गई हो तब पूछा हो उसके कंटेस्ट में, ऐसा पॉसिबल है। अगर सिंपली कंप्यूटर का फादर पूछा जाता है तो चार्ल्स बेबेज, हाँ चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये याद रखना। ये देखिए, ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जो शुरुआत में बने। तो Z1 नाम का कंप्यूटर है, Z1 नाम का कंप्यूटर है, ये कॉनराड जूस ने बनाया, ये कॉनराड जूस ने बनाया, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। विश्व का पहला फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। मतलब इस कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है, मतलब कैसे काम करेगा, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो ये फ्री है। फ्री इन द सेंस, आप कोई भी यूजर इसको इस्तेमाल करेगा वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग इससे चीजें करवा सकता है। ठीक है, फ्रीली है। फिर उसके बाद डिफरेंस इंजन हम पता कर चुके हैं, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये, फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अब क्योंकि गणना करने का काम कर रहा है, कैलकुलेशन परफॉर्म करने का काम कर रहा है, तो इसे कंप्यूटर बोला गया। ठीक है, फिर एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया, तो जो मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इससे कुछ चीजें ऐसी थी जो लोग इसको इस्तेमाल करते थे ज्यादातर, बाकी ये तो पूरा कंप्लीटली मैकेनिकल था। और ये एनालिटिकल जो जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो सामान्य उद्देश्य के लिए हम इस्तेमाल करते हैं घर पे, जैसे आज के कंटेस्ट में बात करें तो जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से हो गए? जो आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, आप डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं, वो जनरल पर्पस हो गए। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से हैं? जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी में रिसर्च के लिए, जैसे कि सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर हम घर पे तो नहीं ला सकते अपने लिए, कि हमें ऑफिस का काम करना है या डॉक्यूमेंट बनाना है तो सुपर कंप्यूटर लेके आए, नहीं। तो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, और जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, फिर है मार्क वन। मार्क वन ये भी कॉनराड ह्यूस ने बनाया, ये फर्स्ट फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है, ये भी मार्क वन है, इन्होंने ही बनाया दूसरा। फिर है एडसेक, ये जॉन बॉन न्यूमैन ने बनाया, फर्स्ट कंप्यूटर टू स्टोर प्रोग्राम। अभी तक जितने कंप्यूटर आप देख पा रहे हैं इनमें मेमोरी नहीं थी, यानी कि कुछ भी डेटा आप कैलकुलेट करवाएं इनसे या प्रोसेस करवाएं तो उस डेटा को सेव नहीं किया जा सकता था। ठीक है, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक वो आपको रिजल्ट देता रहेगा। ये पहला कंप्यूटर है एडसेक, जो फर्स्ट कंप्यूटर है जिसने प्रोग्राम को स्टोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर है एडबैक, ये जॉन डब्ल्यू मोची एंड और जे प्रेसर एकार्ट ने बाइनरी सीरियल कंप्यूटर बनाया। बाइनरी सीरियल कंप्यूटर मतलब जो 0-1 की भाषा समझता था। ठीक है, पूरी सीरीज इसमें बाइनरी की ही इस्तेमाल होती थी। फिर है यूनिवैक, ये भी जो इन्होंने ही बनाया, और इसका काम है फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज। अब जैसे ऑफिस में जो इस्तेमाल होता था, बिजनेस पर्पस से जो इस्तेमाल होता था, वो कंप्यूटर है ये कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक। ठीक है, इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो डेटाफोन AT&T, फर्स्ट AT&T कमर्शियल मॉडेम है ये, जो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है लीसा, जो लोकल इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, इसे एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था। और ये फर्स्ट कमर्शियल पर्सनल कंप्यूटर्स है जो GUI पर आधारित है। किस पर आधारित है? GUI पर आधारित है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि जहां पे चीजें
मल्टी कलर में दिखें आपको और मल्टी फीचर्ड हो और माउस का भी इस्तेमाल होता हो। हम आगे एक टॉपिक में पढ़ेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है। तो CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक GUI पर आधारित होता है। तो जो CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो स्क्रीन है वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, ठीक है। और यहाँ पे माउस का इस्तेमाल होता नहीं है, माउस इनएक्टिव होता है, माउस इस्तेमाल नहीं होता CUI वाली ऑपरेटिंग सिस्टम में। GUI में आप आराम से माउस इस्तेमाल करते हो। आपके जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है आपके पास, उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होके आएगी वहां पे फोल्डर्स बने होंगे, उनमें से जिस फोल्डर को आप क्लिक करना चाहते हैं माउस का इस्तेमाल करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये है GUI पर आधारित। तो GUI पर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एग्जाम्पल है परफेक्ट विंडोज, ठीक है। और CUI पर जो आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था वो है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, विंडोज को भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी स्क्रीन ब्लैक होती है और जो कमांड आप टाइप करते हैं वो व्हाइट दिखाई देता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें नेक्सस ब्राउजर है एक, ये नेक्सस ब्राउजर है वर्ल्ड वाइड वेब का, ये टिम बर्नर्स ली ने बनाया और ये फर्स्ट वेब ब्राउजर है, फर्स्ट वेब ब्राउजर है। तो ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा गया है कि www की इन्वेंशन किसने की, www की खोज किसने की, तो टिम बर्नर्स ली, ये आपको याद रखना है, कई एग्जाम में ये पूछा गया है। और ये पहला वेब ब्राउजर है, फर्स्ट वेब ब्राउजर है ये, ठीक है। वॉज वर्ल्ड वाइड वेब, पहला वेब ब्राउजर www ही है, बाकी वेब ब्राउजर तो बाद में आए हैं। तो WWW की जो खोज है वो टिम बर्नर्स ली ने की है, इसे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये पूछा गया है। बाद में इसका नाम नेक्सस कर दिया गया, बाद में इसका नाम नेक्सस कर दिया गया। तो ध्यान रखना है आपको, आज आप जो ये URL में www इंक्लूड करते हैं ये वर्ल्ड वाइड वेब है, लेकिन पहले इसे वेब ब्राउजर के नाम पर बनाया गया था, फिर उसका नाम बदल के नेक्सस कर दिया गया और ये www आज आपके सामने है। तो नेक्सस ब्राउजर फिर अलग हो गया, खोज टिम बर्नर्स ली ने ही की, आंसर यही है, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना है ये फर्स्ट कॉमनली अवेलेबल वेब ब्राउजर है, ठीक है, विथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। इसी से रिलेटेड एक वेब ब्राउजर है वो है एयरबेस, इसी से रिलेटेड वेब ब्राउजर है एयरबेस। तो यहां इस लाइन में चीजें कौन सी याद रखनी है कि नेक्सस ब्राउजर है एक जिसकी खोज टिम बर्नर्स ली ने की, टिम बर्नर्स ली ने ही www की खोज की और उसी का ये वेब ब्राउजर है, बाद में नेक्सस नाम पड़ा। और उसी के साथ एक ब्राउजर है जिसे एयरविज कहा जाता है, एयरविज कहा जाता है। तो यहां से ये 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं इन्हीं 3 लाइन से, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे आर्फानेट की। आर्फानेट, आर्फानेट क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस का जो USA का डिपार्टमेंट है, अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, अर्ली पॉकेट स्विचिंग नेटवर्क बनाया उन्होंने और द फर्स्ट नेटवर्क है ये टू इम्प्लीमेंट द प्रोटोकॉल सूट TCP/IP। अब यहां देखो इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP और IP, तो ध्यान रखेंगे यहां। बाकी तो मैं सबसे लास्ट में एक एब्रीविएशन की क्लास रखूंगा, इसमें ऐड करूंगा, है ना। तो जितने भी एब्रीविएशन है शॉर्ट फॉर्म से वो हम उसमें कवर करेंगे, पर साथ साथ जो क्लास के आते जा रहे हैं ये आपको साथ साथ याद रखने हैं। तो TCP मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों याद रखने हैं, पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो आर्फानेट क्या है, यूनाइटेड नेशंस बोल रहा हूं, USA का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसी का ये एक पर्सनल नेटवर्क है आर्फानेट, ठीक है, जो वहां पे डेवलप किया गया था, फिर इसके बाद ही आगे इंटरनेट बनता है, ये पहला है, शुरुआत है आर्फानेट की। क्योंकि आर्फानेट का दायरा बहुत लिमिटेड था, आर्फानेट जो था उसका दायरा, जो एरिया था, जितना एरिया वो कवर करता था कम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्क के लिए, वो लिमिटेड था। लेकिन अब इंटरनेट है तो वो तो वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। फिर है 6 डिग्रीज नाम का एक आया,
ये फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया साइट है। जैसे आज आप फेसबुक देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, लिंक्डइन देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, टेलीग्राम देखते हैं, पिंटरेस्ट देखते हैं, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। वैसे ही उस समय पर 6 डिग्रीज नाम से ये पहली सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई गई थी, मार्क जुकरबर्ग के बहुत पहले। समझ रहे हैं आप? फेसबुक को पहली सोशल मीडिया साइट नहीं समझना है आपको, पहली जो सोशल मीडिया साइट्स है वो है 6 डिग्रीज नाम से। अच्छा, आपने ऑरकुट का नाम सुना है? ऑरकुट सुना है आपने नाम? नहीं, आपके समय की नहीं है। एक्चुअली में ऑरकुट 2010-12 में बंद हो गया। ऑरकुट ये था उसका ORKUT, ऑरकुट। ये क्या है? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। यहाँ पे चैटिंग करते थे लोग एक से दूसरे के साथ, जैसे फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते हैं, नहीं, वो वीडियो और शॉर्ट्स के लिए। तो जो चैटिंग वाली साइट्स हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, है ना, तो वैसे ही पहले ऑरकुट हुआ करता था। अब आपको पता है ये समय वो है 2010 से 12 वाला, जब कंप्यूटर बहुत कम थे, इंटरनेट बहुत कम थी इंडिया में। उस समय 1 GB का रिचार्ज करवाते थे लोग अपने फोन में, और वो 1 महीने तक चलाना होता था, यानी कि पूरे महीने में 1 GB का रिचार्ज होता था। अब आप ऐसा पॉसिबल है कि 1 GB पूरे महीने में चलाएं? आप सुबह जब जागते हो सोने के बाद, तो आपका पहला टारगेट रहता है कि जियो का जो 2.5 GB नेट मिल रहा है उसे पहले खत्म करेंगे। डे बाई डे मिलता है ना, वो पर डे मिलता है। लेकिन सोचो उस समय 1 GB 2 GB पूरे महीने चलाना होता था। जब कोई काम होता था, हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है और कोई टेस्ट पेपर बनाना है, या पढ़ाई से संबंधित, सिलेबस से संबंधित कुछ कंटेंट निकालना है पढ़ने के लिए, तो हमें साइबर कैफे जाना होता, और तब उस समय 10 रुपए पर आवर का चार्ज लेता था साइबर कैफे वाला। ठीक है, 10 रुपए दो तो 1 घंटे सिस्टम को यूज कर पाओगे, इंटरनेट को, ऐसे काम चलता था। तो ऑरकुट उस समय पे बड़ा फेमस था, लेकिन कुछ फ्रॉड हुआ इसके जरिए, तो फिर जो है इसको बंद कर दिया गया। ऑरकुट ये सोशल मीडिया साइट थी। ठीक है, वैसे ही 6 डिग्रीज ये फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया साइट है, ये नाम ध्यान रखना है आपको। फिर आया देखो इंटेल 4004। इंटेल 4004 ये इंटेल का फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल एक कंपनी है जो हार्डवेयर बनाती है। इंटेल एक कंपनी है जो हार्डवेयर बनाती है। मान लीजिए ये सीपीयू बनाती है, प्रोसेसर बनाती है। आप किसी भी लैपटॉप को देखिए, तो जो लैपटॉप का राइट वाला हिस्सा है डाउन में, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, ऐसे एक चिट चिपकी हुई रहती है जिसपे लिखा रहता है इंटेल इनसाइड। इंटेल इनसाइड यानी कि इस लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसर है वो इंटेल कंपनी का है। और अब सीरीज चल रही है इंटेल की i3, i4, i5, इस प्रकार की लैपटॉप की सीरीज चल रही है। तो i5 यानी कि और आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वालिटी और प्रोसेसिंग और मेमोरी और ज्यादा बढ़ती जाएगी कंप्यूटर की, और प्राइस भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो i1 जितना सस्ता है उतना सस्ता i5 नहीं होगा, क्योंकि सारी फीचर्स भी ऐड हो गई तो प्राइस भी ऐड हो गई। तो इंटेल क्या है? प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है, और जो हार्डवेयर वाले पार्ट बनाने वाली कंपनी है। तो उसी का इंटेल 4004 आया, इंटेल कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया, और ये फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर था, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, एनिएक के बारे में बात करेंगे तो एनिएक फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है, और ये इन्वेंट किया गया था जे प्रिस्पर के द्वारा, और मॉकली भी इसमें इन्वॉल्व थे। ये साइंटिस्ट के नाम है, आपको याद रखने हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला पर इसको रिसर्च किया गया था, जो इनका R&D डिपार्टमेंट था। ठीक है, अब इस एनिएक को बनाने का जो काम है वो 1943 में स्टार्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब आगे हम अभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो कंप्यूटर की पहली जनरेशन 1940 से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ही ये 1943 में एनिएक को बनाना शुरू कर दिया था। अब इस एनिएक में डेटा को स्टोर करने के लिए और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। वैक्यूम ट्यूब बल्ब के आकार के होते हैं और इलेक्ट्रिकली उनमें डेटा को सेव किया जाता है, जिससे
कि फ्यूचर में हमें डेटा की जरूरत हो तो हम एक्सेस कर पाएं और उसका यूज कर पाएं। तो 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था स्ट्रॉन्ग मतलब स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो मॉकली कंप्यूटर कॉरपोरेशन है ये एक कंपनी है। क्या है? MCC, मॉकली कंप्यूटर कॉरपोरेशन, ये एक कंपनी है और रिलीज्ड अ सीरीज ऑफ मेनफ्रेम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर अंडर द नेम ऑफ यूनिवेक। आगे चल के यूनिवेक कैटेगरी में इन्होंने कई सारे जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लॉन्च किए। शुरुआत पहली यहां से 1943 से, ये क्लियर है। उसके बाद यूनिवेक सीरीज आई, ये एनिएक है और फिर यूनिवेक सीरीज आई। यूनिवेक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जिस कैटेगरी के अंडर में, जैसे अभी जो लैपटॉप आ रहे हैं वो आई सीरीज में आ रहे हैं, i1, i2, i3, i4 इंटेल का, तो वैसे ही इन्होंने भी सीरीज चलाई। तो उस सीरीज में मेनफ्रेम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्होंने बनाए यूनिवेक के अंडर में। यूनिवेक पूरी सीरीज का नाम है ये, जिसका नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। अब ये जो MIT है, MIT यूनिवर्सिटी है, MIT इंट्रोड्यूसेस द वायरलविंड मशीन फर्स्ट कंप्यूटर विथ रैम। ये भी एक डेट जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है। पहला ऐसा कंप्यूटर जिसमें रैम यूज की गई, पहला ऐसा कंप्यूटर जिसमें रैम यूज की गई वो है वायरलविंड मशीन है। तो ये इसमें पहली बार रैम का इस्तेमाल किया गया। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक प्राइमरी मेमोरी है जो डेटा को तब तक स्टोर करके रख सकती है जब तक कि आपके कंप्यूटर को, मशीन को पावर सप्लाई मिलती रहे। पावर सप्लाई बंद तो जो डेटा है वो भी गायब हो जाएगा। इसी फीचर को हम बोलते हैं वॉलेटाइल। इसलिए रोम वॉलेटाइल होती है, यानी कि वाष्पशील होती है। इसमें डेटा तब तक स्टोर रह सकता है जब तक कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को जो है पावर सप्लाई मिल सके। ठीक है। तो ये सब कब हुआ? 8 मार्च 1955 को, 8 मार्च 1955 को ये हुआ, ये ध्यान रखना है। बाकी इन तीनों के फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। एनईए का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, और फिर एडबैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब ये इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा परफॉर्म की जाती थी। एडबैक में मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा परफॉर्म की जाती थी। और यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे देखते हैं। यहां देखो, ये डायग्राम देखो आप, ये है एनिएक और यूनिवेक, ये सिस्टम। ये सिर्फ रूम नहीं है, ये पूरे रूम का एक कंप्यूटर है। ये पूरे रूम का एक कंप्यूटर है। ये पूरा सब आपस में इंटरलिंक है। यहां ऐसे मत सोचना कि कोई पर्सन बैठा हुआ है और उसके सामने जो कंप्यूटर है सिर्फ वो कंप्यूटर है। नहीं, ये पूरा रूम में जितना अरेंजमेंट है वो एक कंप्यूटर है। यानी कि तब कंप्यूटर इतने बड़े हुआ करते थे कि 20 बाई 20 के रूम बराबर, 20 फीट लंबा 20 फीट चौड़ा, इतना रूम जो होता था उतने बड़े पहले कंप्यूटर होते थे। तभी तो ना 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि काम बड़ा हो रहा था, जानकारी ज्यादा थी। हालांकि अब के कंपैरिजन में तो ना के बराबर थी। अब तो मेमोरी जो है टेराबाइट में अवेलेबल है नॉर्मली, जीबी छोड़ो, टेराबाइट में भी अवेलेबल है, टीबी में अवेलेबल है ना। लेकिन तब शॉर्टेज थी। कैसे भी कोशिश ये की जा रही थी कि हम कुछ जानकारी स्टोर करने में कैपेबल हो जाएं, बस ये हमारे लिए सबसे बड़ी इन्वेंशन होगी। तो तब एक रूम के साइज के कंप्यूटर हुआ करते थे ये, जिसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए जाते थे। अब वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए जाते थे तो वो हीट बहुत छोड़ते थे। तो उस रूम में बैठना, कंप्यूटर के सामने बैठना बड़ा मुश्किल था, इतनी गर्मी वो देते थे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वैक्यूम ट्यूब की वजह से कि कंप्यूटर हीट बहुत छोड़ रहे थे, तो उनके पास बैठ के काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने फिर आगे रिसर्च की, इन्वेंशन किया। अब हम आगे यहां तक आ गए हैं, वो और समझेंगे अभी बीच में क्या हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब आते हैं, अपना ये टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं भाई, इस चीज को क्लियर कर लेना। ये जो 5 जनरेशन है कंप्यूटर के, इनमें एक एक टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल हो रही है, एक एक वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है, उस हर वर्ड पे सवाल पूछे गए हैं। क्योंकि जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर का,
क्योंकि ह्यूमन जनरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। वैसे ही कंप्यूटर की जनरेशन है, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर बदला, उसका रूप बदला, उसका आकार बदला, तो वो हमें पता लगता है जनरेशन से। तो जनरेशन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म हम समझ लेते हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ये तो अभी हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया, वो मतलब यूज किया था पीछे, वैक्यूम ट्यूब के बारे में हमने पढ़ा। तो वैक्यूम ट्यूब क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम। मैंने कहा था इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा फिजिक्स आ गई है यहाँ पे ये है, ये इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता था। इट यूज्ड एज अ स्विच, एम्पलीफायर और डिस्प्ले स्क्रीन। स्विच के तौर पे भी इसका इस्तेमाल, एम्पलीफायर के तौर पे भी और डिस्प्ले स्क्रीन के तौर पे भी किया जाता था, क्योंकि आउटपुट भी हमें दिखाई देता था। इन मैनी ओल्डर मॉडल रेडियोज, टेलीविजन और कंप्यूटर, पुराने जो मॉडल थे, अब कंप्यूटर का तो हमें पता है पुराने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पुराने जो दादाजी के टाइम के रेडियो भी थे ना, उन रेडियो में भी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, और टेलीविजन में भी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। आप देखिए पुराना जो पहले टीवी आता था जिसका वो गेट बंद हो जाता था, पहले एक टीवी आता था उसका गेट भी बंद हो जाता था, बाहर से जब देखना है तब गेट ओपन कर लो, तो उसमें बहुत बड़े वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था स्क्रीनिंग करने के लिए और स्टोर करने के लिए जो चीजें हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो, तो ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, वैक्यूम ट्यूब ये रहा आपका, ये वैक्यूम ट्यूब है। अब ऐसे ऐसे 18,000 वैक्यूम ट्यूब एनिएक में लगाए गए थे डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए, ठीक है, जिसमें से एक पर्पज ये भी है स्टोर करने के लिए, ठीक। आगे है ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करेगा ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने लगे। अब ट्रांजिस्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है दैट कैन बी यूज्ड एज अ एम्पलीफायर और स्विच। एम्पलीफाई करने का मतलब समझ रहे हैं, सिग्नल को और आगे तक बढ़ाना जिससे सिग्नल टूट ना जाए, ठीक है। तो एम्पलीफायर एज अ स्विच, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रेडियोज। रेडियो में बिजली का जो प्रवाह है, रेडियो में इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो फ्लो चाहे रेडियो का हो, टेलीविजन का हो या कंप्यूटर का हो, फ्लो तो फ्लो होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गए। पहले वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, और सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर ये छोटे हो गए, और ये ट्रांजिस्टर हर जगह मिलेगा आपको, ये छोटे हो गए। उसके बाद थर्ड जनरेशन आई, तो थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आईसी आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आप नॉर्मली सुना होगा आईसी चिप भी बोल देते हैं डायरेक्ट, है ना, आईसी चिप। अगर आपका लैपटॉप खराब हो जाए, आपका कंप्यूटर खराब हो जाए, आप हार्डवेयर की दुकान पे जाएंगे, पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, तो वो क्या कहेगा? भैया आपकी आईसी गायब हो गई, इसकी आईसी खराब हो गई, आईसी दोबारा डालना पड़ेगा। आईसी का मतलब यही है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ये स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, प्रिंटेड ऑन अ चिप, एक चिप होती है ये। यहां से हम यहां तक पहुंच गए थर्ड जनरेशन में। अब इन सारे कामों के लिए आईसी चिप इस्तेमाल होने लगी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल होता था, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल होता था, और इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया किसने? ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया किसने? आईसी ने, इंटीग्रेटेड सर्किट ने। ये और छोटा हो गया, और ये सिलिकॉन की बनाई जाती थी। किसकी बनती थी ये? सिलिकॉन की। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इस्तेमाल हो रही है, वो किसकी बनाई जाती थी? सिलिकॉन की बनाई जाती थी, ये ध्यान रखना है आपको। और फिर यहां पे देखिए, ठीक है, ट्रांजिस्टर और रजिस्टर। रजिस्टर हम समझेंगे आगे, रजिस्टर भी एक प्रकार की मेमोरी होती है जो डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको याद रखने हैं। फिर एक वर्ड इस्तेमाल होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, और ये
इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी चिप हमने देखी थी उसके ऊपर होता है ये इस प्रकार का, ये, हाँ ठीक है। ये मान लो इंटीग्रेटेड सर्किट है आईसी और उसके ऊपर ये लगाया जाता था माइक्रो प्रोसेसर। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था बताएं? माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था? अभी पीछे हमने पढ़ा है, इंटेल। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी, ठीक है। तो आज भी जो लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं, सीपीयू हैं, उनमें माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का ही इस्तेमाल होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कंटेन्स कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, परफेक्ट। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है? उसमें होता है सीपीयू, उसमें होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एएलयू भी होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एमयू भी होता है, मेमोरी यूनिट, और सीयू भी होता है, कंट्रोल यूनिट। ये आगे पढ़ेंगे तो परेशान नहीं होना, ठीक है। तो जो सीपीयू है वो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? अब एक क्वेश्चन बड़ा ही छोटा सा प्रश्न है लेकिन एक बार पूछा गया था, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को ही कहा जाता है, ये ध्यान रखना। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को ही बोला जाता है। अब लैपटॉप में तो इनबिल्ड होता है सीपीयू, डेस्कटॉप लाएंगे तो डेस्कटॉप में साइड से अलग से एक बॉक्स रखा रहता है ना, वही सीपीयू होता है, ठीक है। अब सीपीयू पे आ जाते हैं। सीपीयू क्या है? तो इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द ब्रेन और इंजन ऑफ कंप्यूटर। बिना इसके कंप्यूटर नहीं चलेगा और न ही बिना सीपीयू के कंप्यूटर कोई काम करेगा आपका, ठीक है। वेयर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग एंड ऑपरेशंस टेक प्लेस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू वह हिस्सा है कंप्यूटर का जहां पूरी प्रोसेसिंग होती है। जो भी काम आप कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वो पूरा काम कंप्लीट कहां होता है? सीपीयू में होता है। सीपीयू में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग पार्ट होते हैं। एएलयू जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो ऑपरेशंस हैं, कैलकुलेशन, उनको करता है। मेमोरी यूनिट उसी कैलकुलेशन जो की गई है कैलकुलेशन, उसके डेटा को स्टोर करने का काम मेमोरी यूनिट करती है। और कंट्रोल यूनिट ये कंट्रोल करके रखती है कंप्यूटर को। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है जो पूरे कंप्यूटर को आपको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अब यहां है मैग्नेटिक ड्रम, नहीं ये उसी के साथ है, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम, अ सिलेंडर कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल ऑन विच डेटा एंड प्रोग्राम्स कैन बी स्टोर्ड। ये रहा मैग्नेटिक ड्रम। इस पे परत किसकी होती है? मैग्नेटिक मटेरियल की। ये एक सिलेंडर जैसा होता है जिसमें ऊपर जो लेप लगाया जाता है, परत होती है, वो आपकी मैग्नेटिक मटेरियल की होती है जिसका इस्तेमाल प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ये टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी क्या है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। आगे देखिए, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज टर्म इस्तेमाल होगी अभी जनरेशन में ही। ये जो पांचों जनरेशन है उसमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी वो टर्मिनोलॉजी हम पहले देख रहे हैं, अभी तुरंत ही हम देखने वाले हैं पांचों जनरेशन कंप्यूटर की, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी इसमें। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? ये लो लेवल लैंग्वेज होती है, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज होती है जिसे केवल मशीन समझ सकती है। ये हमने पहली क्लास में भी बात की। मशीन लैंग्वेज क्या है? वो भाषा जिसे सिर्फ मशीन समझ पाए उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और ये भाषा बाइनरी में होती है। ये भी हमने पिछली क्लास में बात की। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 की भाषा में जो लैंग्वेज होती है उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अब यहां देखो लिखा है दैट द कंप्यूटर कैन रीड एंड अंडरस्टैंड। कंप्यूटर इसी को पढ़ सकता है और इसी को समझ सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर को कोई भी भाषा समझ नहीं आती। आप कितना भी उसको जो है फोर्स कर लो वो नहीं समझ सकता। केवल मशीन भाषा ही कंप्यूटर समझ सकता है, इसके अलावा कोई भाषा नहीं समझ सकता, ठीक है। दूसरा है असेंबली लैंग्वेज इसी में। तो असेंबली लैंग्वेज इज लाइक द मशीन लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एक्सेप्ट दैट असेंबली लैंग्वेज। अब यहां पे एब्रीविएशन स्टार्ट होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन इन प्लेस ऑफ नंबर्स।
यानी कि 0 1 की जगह यहाँ पे ऐड करने के लिए ADD इस्तेमाल होने लगा, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, घटाने के लिए SUB इस्तेमाल होने लगा, और डिवीजन के लिए DIV इस्तेमाल होने लगा। तो थोड़ी सी आसान हो गई। हम ये नहीं कहेंगे कि असेंबली आसान हो गई, लेकिन मशीन लेवल लैंग्वेज की तुलना में हम लोगों के लिए काम करने के लिए असेंबली लैंग्वेज आसान हो गई। हालांकि इसका फिर ट्रांसलेशन किया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर तो असेंबली समझता नहीं, कंप्यूटर तो मशीन ही समझता है। तो फिर असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर भी आएगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब मेमोरी इस्तेमाल हो रहा है, हमने यहाँ पे CPU में देखा मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस होती है जो डेटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब मेमोरी कई प्रकार की होती है, तो वो हम मेमोरी वाले टॉपिक में देखेंगे, अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं। अब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 5वीं जनरेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये 5th जनरेशन है, और जो अब चल रही है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है, यानी कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि रोबोट मशीन में भी इंसान की जो इंटेलिजेंसी है वो डालने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द साइमुलेशन एंड क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स। यानी कि अभी तक तो इंटेलिजेंट पीपल होते थे, इंटेलिजेंट व्यक्ति होते थे, अब इंटेलिजेंट मशीन बनाने की कोशिश की जा रही है कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा। तो यही टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाती है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहां देखो, ठीक है, ये एक कंपैरिजन है, ठीक है, एक जनरल कंपैरिजन है सबका। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1950, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1950 से 1960 तक चले, ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो गया। अभी हमने पीछे बात की, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किसने किया? ट्रांजिस्टर ने किया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1960 से 70 तक चला, इसमें ट्रांजिस्टर की जगह रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट IC आ गया। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1970 से प्रेजेंट अभी तक चल रहा है फोर्थ, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अभी से स्टार्ट होके फ्यूचर तक चलेगा, अभी से स्टार्ट होके फ्यूचर तक चलेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित होगा, मतलब मशीनें भी इंसान की तरह काम कर पाएंगी, ठीक है। तो अभी इनिशियल स्टेज है इसकी, आगे बहुत इन्वेंशन इसमें होना बाकी है, बहुत डेवलपमेंट इसमें होना बाकी है। एक टाइम ऐसा आएगा जब मशीन ही सब कुछ अपनी सोच विचार के अनुसार ही अपने आप काम करेगी, ह्यूमन बीइंग को इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या होता है, रोबोट को अगर डिजाइन भी किया जाता है तो उसके अंदर ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है कि वो उस प्रोग्राम के बिहाफ पे ऑटोमेटिक काम करता है, लेकिन डिजाइन तो मानव ने किया है, वो ह्यूमन ने किया है, तो वो प्रोग्राम में थोड़ा सा भी चेंज कर जाएगा तो वो कंट्रोल में ही रहेगा। लेकिन आगे चल के मशीन खुद की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो उसमें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट, और कहीं ना कहीं ये खतरा भी हो सकता है, वो तो आगे पता लगेगा, है ना। आगे अब देखिए आप यहां से, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहली जनरेशन के कंप्यूटर जो 1940 से 1950 तक चले। इसमें क्या हुआ, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब। और मेन मेमोरी क्या थी? मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक ड्रम्स की अभी बात की हमने, तो वो जो मेमोरी है जिसमें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता था इसी वैक्यूम ट्यूब के साथ, तो वो मेन मेमोरी हो गई। ये तो हो गई रनिंग मेमोरी जहां पे इस्तेमाल हो रहा है। और जो मेन मेमोरी है उसमें मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक टैप आप जानते हैं, ये जो कैसेट्स है, ये मैग्नेटिक टैप आता है। हाँ, ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से जो है स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो अगर मैग्नेटिक टैप का नाम हुआ तो मैग्नेटिक टैप स्टोरेज डिवाइस है, ये ध्यान रखना। इसे कैसेट्स बोलते हैं। तो ये रील चलती रहती है और जो डेटा है वो फ्लो होता रहता है, आपको मूवी दिखाई देती रहती है। मूवी की कैसेट्स होती हैं, सॉन्ग की कैसेट्स होती हैं, पुराने टाइम पे यही चलती थी। और इवन जो पिक्चर हॉल है वहां पे भी मूवी दिखाई जाती थी, तो इतनी बड़ी कैसेट्स आती थी, वो लगाई जाती थी और उससे मूवी चलती थी, ठीक है। बाद में कैसेट्स की जगह CD DVD आ गए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल हो रही है? मशीन लैंग्वेज, हमने बात की।
शुरुआती स्टेज है ये। मशीन सिर्फ मशीन भाषा समझती है तो मशीन भाषा ही इस्तेमाल हो रही है। पावर, पावर ये कंज्यूम अलॉट, बहुत ज्यादा पावर लेते थे और इवन हीट भी बहुत जनरेट करते थे। हमने बात की अभी, एक कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर, 18,000 वैक्यूम ट्यूब, और उसमें हीट कितना छोड़ रहा है वो बहुत ज्यादा, और लाइट भी ले रहा है। हम डेस्कटॉप चलाएं, घर पे लैपटॉप चलाएं, कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का वो कंज्यूम कर लेगा, वो तो बिल आता है तब पता लगता है। लेकिन अगर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होता तो वो ये मान लो वो बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बिजली को जबरदस्ती, जैसे एक बहुत दिनों से प्यासा व्यक्ति है, उसको अगर थोड़ा सा पानी दिया जाए तो हो सकता है वो आप पे बहुत गुस्सा करेगा। तो वैसे ही ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, इन्हें इतनी आदत होती है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की कि ये कम इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलते, काम ही नहीं करेंगे, बंद हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते थे, इलेक्ट्रिसिटी, और इसी के साथ हीट भी जनरेट करते थे। क्योंकि आप सोचो, एक बल्ब हम घर पे इस्तेमाल करते हैं तो वो कितने यूनिट रीडिंग लाता है मीटर में बिजली की, यहां तो एक बल्ब जैसे 18,000, तो समझ रहे हैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। स्पीड और साइज की बात करें, अगर हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के स्पीड और साइज की बात करें तो बहुत स्लो, स्पीड बहुत स्लो और साइज बहुत बड़ा। तो साइज हो गया कमरे के बराबर, काम करने की स्पीड बड़ी धीमे धीमे। आज का इंसान अगर उस समय पे बिठा दिया जाए तो वो बोर हो जाएगा, क्या काम ही नहीं कर रहा है, ये तो पता नहीं अभी मैंने कमांड दी है वो काम होकर आएगा मेरे सामने 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। पर ये शुरुआती दौर था ना, इन्वेंशन चल रही थी। अगर यही लोग हार मान जाते तो आज हम लैपटॉप थोड़ी ना देख पाते अपने सामने। ठीक है, तो ये याद रखना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या इस्तेमाल होते थे, तो पंच्ड कार्ड और पेपर टैप। पंच्ड कार्ड सुना है आपने, पंच कार्ड, तो वो इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होते थे। कंप्यूटर से अगर कोई काम करवाना है तो पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो पंच कार्ड जो डिवाइस, पंच कार्ड इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर से कुछ काम करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन उसे दिया जाता था। जैसे आज हम कीबोर्ड और माउस इस्तेमाल करते हैं, उस समय इनपुट डिवाइस में पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, किसका, हाँ, इनपुट आउटपुट दोनों, हाँ, ठीक है। एग्जाम्पल है एनिएक, यूनिवेक, IBM 650, IBM 701 एटसेट्रा। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। तो यहां पे सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो 3 बिलोंग करेंगे, एक नहीं करेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एनिएक, यूनिवेक और IBM 650, IBM 701 एटसेट्रा। अब यहाँ IBM क्या है, अब ये जो कंपनी है ना कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर कंपनी, हार्डवेयर कंपनी, इन पे भी सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट बिलोंग्स टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड से बिलोंग नहीं करती या करती है। तो ध्यान रखेंगे, यहां मैं नाम लिख देता हूं कुछ, आप याद रखेंगे। IBM सॉफ्टवेयर कंपनी, हार्डवेयर कंपनी, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और आपकी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और फिर है आपकी इन्फोसिस, इन्फोसिस, और फिर है आपकी माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, इसके बाद है एक्सेंचर, एक्सेंचर, फिर है आपका विप्रो, विप्रो, फिर है आपकी एम सत्यम यानी कि महिंद्रा सत्यम। हाँ जी, हाँ हाँ, अलग अलग, ये आपकी सॉफ्टवेयर कंपनीज है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। TCS का पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। इन्फोसिस, ये भी इंडिया की कंपनी है और नारायण मूर्ति इसके को फाउंडर हैं। और माइक्रोसॉफ्ट, ये अमेरिका की कंपनी है। एक्सेंचर, ये आपकी जो है बाहर की कंपनी है। विप्रो इंडिया की है, अजिम प्रेमजी इसके फाउंडर हैं, विप्रो के अजिम प्रेमजी। और महिंद्रा सत्यम भी इंडिया की कंपनी है। ठीक है,
ये इन्फोसिस वही कंपनी है, इन्फोसिस वही कंपनी है ये जो अच्छा ये बताइए, ऋषि सुनक का नाम सुना है किसी ने? ऋषि सुनक, ऋषि सुनक का नाम सुना है? ये अभी 3 महीने पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ऋषि सुनक यूके, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक। जब G20 की मीटिंग हुई थी ना इंडिया में, दिल्ली में, वो भारत मंडपम प्रगति मैदान में, तो उस समय G20 की जो मीटिंग हुई थी, तो उस समय जो ये प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, तो भारत में आए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं नारायण मूर्ति, उनके ये दामाद हैं, यानी कि नारायण मूर्ति की बेटी की शादी इन्हीं के साथ हुई है। नारायण मूर्ति की बेटी की शादी ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ हुई है, तो ऋषि सुनक इन्हीं के दामाद है ना। और ये जो इन्फोसिस के चेयरमैन है नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति, इनकी वाइफ है सुधा मूर्ति, जो राज्यसभा से जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं ना, राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें से एक मेंबर सुधा मूर्ति है, जो लेटेस्ट उन्हें नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में। ठीक है, तो सुधा मूर्ति वाला भी प्रश्न आया, वो जी के सेक्शन में आया था। फिलहाल आपको याद रखना है, इन्फोसिस भारत की, प्योरली भारत की कंपनी है, विदेशी नहीं है, लेकिन ये मल्टीनेशनल है, मतलब अलग अलग देशों में इसकी ब्रांच है। ये सब कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि MNC। अब ये सवाल भी पूछा गया है, MNC का मतलब क्या होता है? तो MNC का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो अलग अलग कई देशों में काम कर रही हो, उसे बोलते हैं MNC, बहुराष्ट्रीय कंपनी। MNC मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ये सब मल्टीनेशनल कंपनी। ये IT कंपनी है, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी या सॉफ्टवेयर कंपनी, IT कंपनीज। तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, और माइक्रोसॉफ्ट है, एक्सेंचर, विप्रो, महिंद्रा, सत्यम, ये सब IT कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, क्वांटिटी की बात करें तो देयर वर अबाउट 100 डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड बिटवीन 1942 टू 1963। अब ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन में लगभग 100 अलग अलग वैक्यूम ट्यूब से चलने वाले कंप्यूटर बनाए गए। कितने कंप्यूटर बने इस जनरेशन में? लगभग 100 अलग अलग प्रकार के, लगभग 100 अलग अलग प्रकार के इस जनरेशन में कंप्यूटर बनाए गए जो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देखो, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1950 से लेकर 1960 तक का टाइम पीरियड है। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें ट्रांजिस्टर होता था। हमने बात की फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, और यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली ट्रांजिस्टर ने। ठीक है, मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टैप यहाँ पे इस्तेमाल होता था। यहाँ पे भी मैग्नेटिक टैप इस्तेमाल हो रहा है। मैग्नेटिक कोर का मतलब है डिस्क आ गई थी। ठीक है, जो हार्ड डिस्क है ना, वैसे ही टाइप की एक डिस्क आ गई थी। आपको याद क्या रखना है यहाँ पे? हाँ, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता था सेकंड जनरेशन में, और मेमोरी मैग्नेटिक टैप इस्तेमाल होती थी, मैग्नेटिक कोर इस्तेमाल होती थी। सेकंड जनरेशन में यूज की जाने वाली मेमोरी 4 ऑप्शन, या यूज ना की जाने वाली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल होती थी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल होती थी? असेंबली लैंग्वेज। तो सेकंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी 0-1 वाली, और सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल होने लगी। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल होने लगी, जहां पे वही अभी मैंने बात की, एडिशन करने के लिए ऐड लिखते थे, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए MUL, डिवीजन करने के लिए DIV, ये लिखा जाता था। ठीक है, पावर की बात करें और साइज की बात करें तो बहुत ही लो पावर थी, बहुत ही लो पावर थी, क्योंकि कंज्यूम, जो बिजली कंज्यूम करते थे वो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कम थी। ऐसे नहीं कहेंगे, एक लाइन में ऐसे नहीं बोलेंगे कि सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो बहुत ही कम पावर इस्तेमाल करते थे, ऐसा नहीं बोलेंगे। पिछली जनरेशन के कंपैरिजन में इसमें कम पावर इस्तेमाल होती थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ज्यादा पावर इस्तेमाल करते थे, कंज्यूम करते थे, लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की तुलना में
कम पावर कंज्यूम करते थे। ठीक है, तो ये, और जनरेटेड लेस हीट। फर्स्ट जो जनरेशन के कंप्यूटर थे वो ज्यादा हीट जनरेट करते थे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कम हीट जनरेट करने लगे, मतलब हीट में भी कमी आई। ठीक, और स्मॉलर इन साइज। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर साइज में छोटे होने लगे, फर्स्ट जनरेशन के बड़े होते थे। ठीक, स्पीड की अगर बात करें तो इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीड एंड रिलायबिलिटी। स्पीड में इंप्रूवमेंट हुआ, फर्स्ट जनरेशन की जो स्पीड थी बहुत ही स्लो थी, लेकिन सेकंड जनरेशन की जो स्पीड है उसमें सुधार हुआ, थोड़ी सी बढ़ी, एकदम नहीं बढ़ी क्योंकि अभी फिफ्थ जनरेशन से तो कंपेयर करेंगे नहीं, लेकिन सेकंड जनरेशन में स्पीड बढ़ी। ठीक है, कंप्यूटर की। इनपुट आउटपुट डिवाइस के तौर पे क्या इस्तेमाल होता था, यानी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए और रिजल्ट देखने के लिए क्या इस्तेमाल होता था, तो वो होता था पंच कार्ड। पंच कार्ड इस्तेमाल होता था और मैग्नेटिक टैप का इस्तेमाल होता था इनपुट देने के लिए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको, सवाल पूछे जाते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो IBM 1401, IBM 7090 और 7094, ये दोनों IBM के अलग अलग है। ये IBM 7090 और IBM 7094 ये कंप्यूटर का नाम है। ठीक, और यूनिवेक 1107 एटसेट्रा, इसमें यूनिवेक 1107 जो नया वर्जन है वो भी आ जाएगा। यहां देख लो आप ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। देखिए ध्यान से, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड है 1960 से लेकर 1970 तक। इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आईसी आ गया। तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, बोलो साथ साथ, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, मेमोरी, लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टैप इस्तेमाल होते थे, अभी भी यहीं पे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बदल जाएगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली जनरेशन में कौन सी इस्तेमाल हो रही थी, मशीन लैंग्वेज, दूसरी जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज। यहां से हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा की शुरुआत हो जाती है। यानी कि हम जिस भाषा को समझ सकते हैं, हम यानी कि यूजर, कंप्यूटर को चलाने वाला कौन, यूजर, यानी कि हम जिस भाषा को समझ सकते हैं उसे ही कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन ऑनवर्ड हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होने लगी थी। अब हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल हैं। ये इस पे सवाल ऐसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी नहीं है, निम्नलिखित में से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी नहीं है। ठीक है, तो वहां अगर असेंबली दिया हो तो आप उसको टिक कर देंगे, क्योंकि असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। अगर उसकी जगह मशीन लैंग्वेज भी लिखा हो तो भी उसे आंसर कर देंगे, क्योंकि मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म लिखिए, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, बेसिक, बेसिक, बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और पास्कल, पास्कल नामी है ये। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल का मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इन सब का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है और कई बार। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। पास्कल, पास्कल का फुल फॉर्म नहीं है। अब कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये बिजनेस पर्पज से बनाई गई थी, ये भाषा बिजनेस पर्पज से बनाई गई थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और यहां है सी लैंग्वेज, एक है सी लैंग्वेज, तो ये आपको याद रखनी है। कोबोल के बाद सी लैंग्वेज, सी, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है जो थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल होने लगी। साइज की बात करें, साइज छोटा होने लगा, सस्ता भी होने लगा कंप्यूटर, और सेकंड जनरेशन की तुलना में मोर एफिशिएंट हो गया, अच्छे से काम करने लगा। ठीक, और यहां पे हाँ, सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है इन्हें हम मिनी कंप्यूटर बोलने लगे। मिनी कंप्यूटर मतलब घर का डेस्कटॉप, घर का लैपटॉप, ये मिनी कंप्यूटर है।
तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर बने उन्हें हम मिनी कंप्यूटर कहने लगे, क्योंकि वो साइज में इतने बड़े हो गए। स्पीड की बात करें तो स्पीड इंप्रूव हो गई, स्पीड इंप्रूव हो गई सेकंड जनरेशन की तुलना में। और इनपुट आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक टैब, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, मतलब अभी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब इस्तेमाल होने लगे। कीबोर्ड भी आ गया, माउस भी आ गया, प्रिंटर भी आ गया, स्कैनर भी आ गया, ये सब आ गया, इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के याद रखने हैं आपको। IBM 360, IBM 370, PDP 11 और यूनिवेक 1108, ये आपके थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल है। देखो ये डेटा है, इंफॉर्मेशन है, ये आपको मगअप करनी पड़ेगी क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो आगे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो 1970 से प्रेजेंट तक, 1970 से अब तक जो चल रही है वो फोर्थ जनरेशन है, और अब से लेकर आगे तक जो चलेगी वो फिफ्थ होगी। तो फोर्थ जनरेशन, इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी कि VLSI। यहां पे क्या आ गया, VLSI टेक्नोलॉजी। तो VLSI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, VLSI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये रहा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फुल फॉर्म याद रखना है। ये प्रोसेसर है ना, VLSI, थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप, एक छोटी सी चिप, उस पे हजारों ट्रांजिस्टर। अभी तक क्या कर रहे थे, एक ट्रांजिस्टर लगाते थे बस, अब हजारों ट्रांजिस्टर एक चिप पर इनबिल्ड कर दिए और वो चिप लगा दी, हो गया काम। ठीक है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। मेमोरी, मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी इस्तेमाल होने लगी, यानी कि रैम रोम जो आज इस्तेमाल हो रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, रैम रोम इस्तेमाल होने लगी मेमोरी। तो रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रैम को ही वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं क्योंकि इसमें डेटा स्टोर तभी तक रह सकता है जब तक पावर सप्लाई मिल रही है उसको। रोम रीड ओनली मेमोरी जो कि परमानेंट स्टोरेज है और नॉन वॉलेटाइल है, इसमें स्टोर किया हुआ डेटा कभी गायब नहीं होता। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो उसी के आगे कंटिन्यू है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल होने लगी इसमें, तो वो है हाई लेवल लैंग्वेज, जो अभी पिछली वाली में हो रही थी वही इसमें है। जैसे कि पाइथन, अब नई लैंग्वेज आ गई, 11th-12th के जो सब्जेक्ट हैं उनमें ये ऐड किया गया है पाठ्यक्रम, पाइथन वाला चैप्टर। पहले पाइथन चैप्टर नहीं था कंप्यूटर साइंस में, पाइथन लैंग्वेज नई लैंग्वेज है ये। पाइथन C#, हैशटैग को इसको शार्प बोलेंगे। ठीक है, C#, जावा, जावा स्क्रिप्ट, रस्ट और कॉटलिन, ये आज की हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके लिए ऐप डेवलप करते हैं। आप कहते हैं ना अपने स्कूल की ऐप बनवा लूँ, अपनी कोचिंग की ऐप बनवा लूँ, तो वो ऐप जो बनाई जाती है वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही बनाई जाती है, कोडिंग के थ्रू, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब मिक्स ऑफ बोथ थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, साइज स्मॉलर हो गया, साइज छोटा हो गया, सस्ता हो गया, मोर इफिशियंट हो गया देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। स्पीड बहुत इंप्रूव हो गई, एक्यूरेसी आ गई, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, जो भी आउटपुट हमें कंप्यूटर दे रहा है एकदम एक्यूरेट, गलत करता ही नहीं वो। तो एक्यूरेसी आने लगी, रिलायबिलिटी होने लगी। ठीक है, ये याद रखना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी इस्तेमाल हो रही है, वही कीबोर्ड। पॉइंटिंग डिवाइस को क्या कहेंगे, पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब माउस, जहां कर्जर ले जाके और राइट क्लिक कर देते हैं, लेफ्ट क्लिक कर देते हैं, उसे बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, ऑप्टिकल स्कैनिंग, मॉनिटर इस्तेमाल होने लगा, प्रिंटर, ये सब हो रहा है। नेटवर्क कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे नेटवर्क है आपका, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट किया जाने लगा, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाने लगा। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे इस जनरेशन के कंप्यूटर के, IBM PC, PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, स्टार 1000 और एप्पल सेकंड और एप्पल और जो है ये एटसेट्रा। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे इस जनरेशन में कंप्यूटर के। ठीक है, क्लियर। यहाँ देखो ये वाला है, इस जनरेशन में ये कंप्यूटर आ गए, इस जनरेशन में ये कंप्यूटर आ गए। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये है आपका प्रिंटर। आगे देखिए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो करंट वाली है, इसे देखेंगे।
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आज से लेके आगे तक चलेगी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने जगह ले ली। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या हो गया यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने जगह ले ली और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी आ गई, यूएलएसआई टेक्नोलॉजी, जो हाई टेक्नोलॉजी है वीएलएसआई से। हमने पिछली में यूज किया था वीएलएसआई और इसमें यूज कर रहे हैं यूएलएसआई। ठीक है, ये ध्यान रखना। यूएलएसआई का मतलब है मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। वहां पे 1000 से ज्यादा जो ट्रांजिस्टर हैं वो एक सिंगल चिप पे इस्तेमाल किए जाते थे वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में। यूएलएसआई टेक्नोलॉजी में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, कई मिलियन ट्रांजिस्टर एक माइक्रो चिप पे इस्तेमाल किए जाते हैं और उसे लगा दिया जाता है कंप्यूटर में, तो चीजें आसान हो गई। पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड, यानी कि 2 और मोर माइक्रो प्रोसेसर टू रन टास्क साइमल्टेनियसली। यहाँ पे ये फैसिलिटी ऐड हो गई कि कंप्यूटर से एक ही समय पे आप 4 काम भी करवा सकते हो, 5 काम भी करवा सकते हो। बोलो कैसे? आपने इंटरनेट पर जो सॉन्ग है वो स्टार्ट कर दिए और ईयरफोन लगा के सॉन्ग सुन रहे हो और साथ साथ टाइपिंग भी कर रहे हो, मल्टीटास्किंग हो गया। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग है। लैंग्वेज, लैंग्वेज ये सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज समझता है, ह्यूमन लैंग्वेज। रोबोट कौन सी लैंग्वेज समझता है? ह्यूमन लैंग्वेज समझेगा। पावर, बहुत ही कम पावर इस्तेमाल होगी और हीट बहुत ही कम देगा, ना कि बराबर। ठीक है, स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया। अब रोबोटिक्स के टाइम पे स्पीड पूछोगे तो स्पीड तो बहुत ज्यादा हो गई यहाँ पे। ठीक है, याद रखें। क्लियर? साइज देखिए, साइज 5वीं जनरेशन चल रही है, 5वीं जनरेशन का ये साइज देख लो आप, ये गैजेट्स आ गए अब 5वीं जनरेशन में। ठीक है, तो साइज पोर्टेबल हो गया, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हो। पोर्टेबल वही होता है। स्मॉल साइज है और ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी तो इतनी है कि एक फोन में ही आ रही है कई जीबी, तो कुछ भी स्टोर कर सकते हैं आप। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के तौर पे इसमें क्या इस्तेमाल होगा? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, टैगपैड, टच स्क्रीन, जैसे ये कर रहा हूं मैं, टच स्क्रीन, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस, डिजिटल पेन इनपुट आउटपुट डिवाइस के तौर पे यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। एग्जाम्पल देख लो, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये इस जनरेशन के एग्जाम्पल। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये वही है, कंपैरिजन है। कंपैरिजन आप एक बार देख लेंगे, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी एप्लीकेशन पर भी, है ना, तो आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। ये एक कंपैरिजन है पूरा। ये सब्जेक्ट है, यानी कि पीरियड कौन सा था हर जनरेशन का, सर्किट कौन सा इस्तेमाल होता था हर जनरेशन में, मेमोरी कैपेसिटी, प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एग्जाम्पल, ये एक ही जगह है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ये एक ही जगह मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सवाल लगाइए अब जल्दी से, क्वेश्चंस जल्दी से फटाफट से पार्टिसिपेट करें। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड विच टेक्नोलॉजी? वैक्यूम ट्यूब, करेक्ट है, पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, रिवाइज कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा है वही एक्सप्लेनेशन है। ठीक, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर आ गए ना सेकंड जनरेशन में। ठीक है, आगे, विच लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी? असेंबली, पहली में मशीन, दूसरी में असेंबली। तीसरा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल होते थे, नॉट ट्रांजिस्टर, नॉट वैक्यूम ट्यूब, ओनली इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी चिप। ठीक है, आगे, द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर ही आया इसमें। ठीक है, याद रखना है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? फिफ्थ जनरेशन, बहुत बढ़िया। ये जो 5वीं जनरेशन जो प्रेजेंट टाइम से फ्यूचर तक चलेगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाली जनरेशन। ठीक है, आगे, यूनिवेक और एनीएक आर एग्जांपल ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन। ये और ये दोनों हम इस्तेमाल करते थे फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, याद रखना है आपको। 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर की क्या विशेषता है इनमें से? मैग्नेटिक ड्रॉप ऑफ मेमोरी, यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बताओ, ऑप्टिकल फाइबर। तो देखो, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उसकी शुरुआत हो गई थी यहाँ पे।
तो यहां याद रखना है आपको, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, आईसी का फायदा क्या था? आईसी जो आई थर्ड जनरेशन में, उसका फायदा क्या था? हीट प्रोडक्शन बढ़ गया, साइज बड़ा हो गया, क्या प्रोसेसिंग फास्ट हो गई और साइज छोटा हो गया? बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछली जनरेशन से अगर हम तुलना करें तो आने वाली जनरेशन में साइज कम हुआ, स्पीड बढ़ी। ये ध्यान रखना, पिछली जनरेशन की तुलना में आगे का अगर पूछे कि साइज कितना हुआ, तो पिछली जनरेशन की तुलना में साइज तो कम हुआ, स्पीड बढ़ गई, काम करने की स्पीड बढ़ गई। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, पहले से पांचवी जनरेशन तक कौन सा वो स्टेटमेंट है जो सही से डिस्क्राइब कर रहा है टेक्नोलॉजी को? तो यहां पे ध्यान रखना है, पहली जनरेशन से लेके फिफ्थ तक अगर हम आएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? तो यहां पे स्पीड बढ़ेगी और काम करने की जो एफिशिएंसी है, यानी कि जो काम 10 घंटे में होता था वो 2 मिनट में हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ी। भाई हम क्या कहते हैं कि किसान अगर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। वही जब कंप्यूटर में इतना डेवलपमेंट हो गया तो पहले से पांचवी जनरेशन तक हम आए तो हमें क्या देखने को मिला? कंप्यूटर और एफिशिएंट वे में काम करने लगा। ठीक है, जो कंप्यूटर 10 बाई 10 के रूम जितना बड़ा होता था वो आज कैसा है? छोटा सा है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये क्लास है आपकी, हमने पूरा इसमें डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास अवेलेबल है आपके लिए, आप इसको देख सकते हैं, और बाकी ये पूरा कंप्लीट कोर्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो जुड़े रहिए सक्सेस स्क्वायर के साथ। मैं प्रेमपाल सिंह विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।